Let's start the question. One. One of the following is not a feature of monopolistic competition. यहाँ पर कौन सा आपका फीचर नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? तो पहला है द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. क्या यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं? दूसरा है गुड्स आर क्लोज सब्सिट्यूट बट स्लाइटली डिफरेंशिएटेड. क्या ये भी फीचर आपका होगा कि नहीं? नो एंट्री टू और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, या फिर आपका सेलर्स आर द प्राइस मेकर. अब हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर की बात. तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका लार्ज नंबर एंड बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. गुड्स कैसे होते हैं? आपके सब्सिट्यूट होते हैं, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड भी होते हैं. कोई भी यहाँ पर एंट्री एंड एग्ज़िट में रोक नहीं होता है, आप एंट्री एंड एग्ज़िट कर सकते हैं. और यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं दे आर द प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर. ठीक है, वो प्राइस को अपने डिसाइड करते हैं और यहाँ पर आपकी सेलिंग कॉस्ट लगती है. ठीक है, सेलिंग कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. अब बात करेंगे कौन सा यहाँ पर फीचर नहीं है. तो यहाँ पर जो नम नो फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट जो लिखा है ये आपका फीचर नहीं है. ये आपके मोनोपोली में बेसिकली पाया जाता है. ठीक है, मोनोपोली में आपके पाया जाता है. यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्टिव एंट्री एंड एग्ज़िट होता है. ठीक है, आपके मोनोपोली कंडीशन में. तो यहाँ पर कौन सा फीचर नहीं होगा? तो यहाँ पर सी जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज होल्ड द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका लॉन्ग रन में क्या देखने के लिए मिलता है? बेसिकली यहाँ पर जो आपका प्राइस होता है वो आपका LAC के बराबर होता है. यानी प्राइस जो होती है वो आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है. यानी वी आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. ओके, नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलता है यानी जितना हमने कॉस्ट लगाया. इफ़ अगर हम देखें तो एवरेज कॉस्ट जो होता है वो दो कॉस्ट से मिल के बना होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर? अब जब तुम प्राइस रख रहे हो, जितना तुम्हारा एवरेज कॉस्ट लगा, मान लो कि तुम्हारा एवरेज कॉस्ट 50 रुपीज़ लगा, तुमने फ़िक्स कॉस्ट 10 रुपये दिए थे और 40 रुपये तुम्हारे वेरिएबल कॉस्ट थे, और तुम प्राइस भी 50 रख रहे हो. तो यानी तुम क्या कवर कर पा रहे हो? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हो, और प्राइस भी तुमने 50 रखा है. तो ये किस केस में होगा? आपके बेसिकली लॉन्ग रन में होगा, जहाँ पर हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज़ नॉट द ट्रू कंटेक्स्ट ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन. यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट नहीं है, नहीं सही है अगर हम इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें. अगर हम मार्केट की डिवीजन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड सेकेंड वन इज़ आपका इम्परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट क्या होता है? जिसमें हमने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस इन नेचर होता है. ठीक है, नो सेलिंग कॉस्ट, कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता. यानी आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो. बात करें हम अगर हम यहाँ पर की, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है. नो जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स पाया जाता है आपके परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में. साथ साथ आपकी फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहती है. क्लियर? तो दीज आर द फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर वी कैन सी द प्राइस आर कांस्टेंट इन नेचर. ठीक है, प्राइजेस हम देखते हैं कांस्टेंट रहता है, जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड डिमांड जो है इक्वल होता है. ठीक है, यानी आपका जो प्राइस जो फर्म होती है, दीज दो ज़्यादा आपका प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर. यानी आपकी इंडस्ट्री डिसाइड करती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस को. अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन में, तो हम इम्परफेक्ट में क्या क्या देखते हैं? आपका ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और आपका याद रखिएगा मोनोपोली, और एक आपका होता है डुओपोली. तो ये जो है आपके टाइप्स होते हैं. अब बात क्या है कि कौन सा यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पर क्या है? मेनी बायर्स एंड सेलर. क्या ऐसा होगा आपकी अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन में? गुड आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड. थर्ड वन इज़ द सेलर आर प्राइस मेकर एंड नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा? क्या आपके हमने अभी इनपरफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ओलिगोपोली में भी हम क्या करते हैं? ओलिगोपोली में भी हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी सेलिंग कॉस्ट होती है. ठीक है, सेलिंग कॉस्ट आपकी होती है. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आपकी क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट होती है.
मोनोपोली को सेपरेट लेंगे। मोनोपोली में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उसका एकाधिकार है, एक ही है सिर्फ जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, तो एडवर्टाइज़ वो करेगा नहीं। क्लियर? तो हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, ना कि टेक करते हैं प्राइस, यानी वो खुद ही प्राइस को डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट जो होते हैं स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होते हैं और सब्स्टिट्यूट इन नेचर होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बायर्स एंड सेलर होते हैं, जबकि हमने ओलिगोपोलिस्ट में हम देखें तो ज़्यादा होते हैं आपके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, पर ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओलिगोपोली में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ फीचर्स है। तो यहाँ पर आपका नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं हो सकता, नॉट ट्रू, ये आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली। यहाँ पर कौन सा आपका फीचर नहीं है ओलिगोपोली का? तो क्या यहाँ पर जो है फ्यू सेलर्स होते हैं, जो है ये तो सही है, आपके ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं। मेनी बायर्स होते हैं, यस, बहुत सारे बायर्स होते हैं। क्या सेलर्स इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं? अगर हम इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पर सेलर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या पाई जाती है? इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस आपके मार्केट में पाई जाती है ओलिगोपोली में। क्लियर? प्रोडक्ट की बात करें तो गुड्स आर होमोजीनियस एंड स्लाइटली डिफरेंशिएटेड, यस, ये तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं सेलर वो आपके इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, और इसी वजह से जब हम इंटरडिपेंडेंस को नहीं पता कर पाते हैं तो हम बहुत सारे मॉडल्स को पढ़ते हैं इसमें, जैसे आपका बर्ट्रेंड मॉडल हो गया, एजवर्थ मॉडल हो गया, कुर्नोट मॉडल हो गया। ठीक है, जब हम नहीं देख पाते, अगर राइवल की मूव को हम समझ जाते हैं तो वहाँ पर हम चैम्बरलिन का मॉडल पढ़ते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो ये कुछ जो है आपके ओलिगोपोली के जो है फीचर्स हो गए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द मॉडल टू एक्सप्लेन द प्राइस रिजिडिटी अंडर द ओलिगोपोली। देखिए ये CUET का क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा हुआ है क्वेश्चन कि किसने दिया था आपके प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट। तो ये है स्विजी, जिन्होंने देखा, बोला क्या था? किंग डिमांड, किंग डिमांड। ठीक है, किंग डिमांड में बेसिकली ये क्या होता है, इसमें हम राइवल के मूव को जान जाते हैं। वी नो द मूव ऑफ द राइवल, यानी हमारा राइवल क्या मूव करने वाला है हम उसको जान जाते हैं और फिर हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि है क्या ये किंग डिमांड, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारी डिमांड जो होती है वो किंग्ड होती है। इसमें बेसिकली इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पर इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 होती है। सपोज ये प्राइस प्रिवेल कर रही है, दिस वन इज़ द प्राइस एंड दिस वन इज़ द क्वांटिटी। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर या सेलर ने प्राइस को बढ़ाया तो उस वो जो है अपने कस्टमर को लूज़ कर देगा। देखिए वो कम क्वांटिटी अब पहले की अपेक्षा सेल कर पा रहा है और प्राइजेस भी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर प्राइस को बढ़ा देगा तो कोई फॉलो नहीं करेगा, दूसरे सेलर उसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो जैसे ही प्राइस को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि मार्केट के लोग चले जाएंगे प्राइस डिक्रीज़ होने से, तो उसको सब लोग फॉलो करते हैं। और ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं किंग्ड डिमांड, और यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। ठीक है, जब बढ़ा देता है फर्म तो उसको कोई नहीं फॉलो करता है, और जब जैसे ही प्राइस को घटाता है उसको सारे लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये किसने दिया था? स्विजी ने दिया था। और यहाँ पर क्या होते हैं, हम राइवल के मूव को जान जाते हैं, यानी राइवल क्या करेगा इसको हम समझ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डज एक्सप्लेन द प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में जस्ट अभी बताया था मैंने कि प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट आता है किंग डिमांड विच इज़ गिवन बाय स्विजी। ठीक है, स्विजी के द्वारा दिया, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्राइस लीडरशिप आप देखते हो कि प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडर फर्म होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है। अगर वो प्राइस इंक्रीज़ करती है तो अदर फर्म्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है, अगर वो प्राइस डिक्रीज़ करती है तो अदर फर्म्स को डिक्रीज़ करना पड़ता है। जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? कार्टेल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके कार्टेल फॉर्मेशन होता है, कोलूड कर जाते हैं फर्म्स। ठीक है, एक साथ मिल जाते हैं और फिर जो है उससे आपका एक जॉइंट प्रॉफिट बनता है। ठीक है, ऐसा इससे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस ज़्यादा मतलब चेंज ना हो, फ्लक्चुएट ना हो और मार्केट शेयर को कोई और ना ले जाए, ऐसा इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल जो है आपका ओलिगोपोली वाला, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें प्राइस रिजिडिटी की, हु हैज़ गिवन द प्राइस रिजिडिटी कंसेप्ट इन ओलिगोपोली मार्केट, दैट इज़ गिवन बाय स्विजी। ओके, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये पिछले साल आपके पेपर में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें,
तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल इज़, तो अगर हम बात करें कि कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल में कौन कौन से मॉडल्स आपके आते हैं, तो उसमें कार्टेल आता है, ठीक है, कार्टेल, मर्जर, ठीक है, और आपका यहाँ पर कार्टेल, मर्जर, प्राइस लीडरशिप, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सब जो है आपके इसमें आते हैं कोलिजिव में, ठीक है, ये आपके कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। पर अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम कोलिजिव के अलावा, तो अगर हमारा जो फर्म है वो अगर आपके जो दूसरे फर्म का मूव नहीं जान पाता है या फिर उसको कांस्टेंट मानता है, तो उसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को देखते हैं। जैसे उसमें आप जो है कौन कौन से मॉडल को पढ़ते हो, तो उसमें एजवर्थ के मॉडल को पढ़ लेते हो, बार्ट्रैंड के मॉडल को पढ़ते हो, ठीक है, चैम्बरलिन के मॉडल को पढ़ते हो, ठीक है। अगर हम इसको लिख देते हैं कि अगर हम इफ़ फर्म टेक्स द मूव ऑफ अदर फर्म कांस्टेंट, और जो क्या करता है वो इंटरडिपेंडेंस को नहीं मानता है, अगर वो इंटरडिपेंडेंस को नहीं मानता है, तो कौन से मॉडल को यहाँ पर हम देखते हैं, चैम्बरलिन, ठीक है, चैम्बरलिन के मॉडल को देखते हैं। दूसरा है आपके बर्ट्रैंड, और तीसरा आपका है यहाँ पर एजवर्थ, ठीक है। ये आपके 3 मॉडल्स इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इनकेस की फर्म दूसरे फर्म के मूव को जान जाता है, तो वहाँ पर हम कौन सा मॉडल पढ़ते हैं, आपका स्विजी का मॉडल जो कि किंग डिमांड है, आपका कर्नोट का मॉडल एंड स्टेकलबर्ग का मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इसको लिख लीजिएगा, पर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कोलिजिव ओलिगोपोली में, ये आपका होता है प्राइस लीडरशिप मॉडल, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज़ इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो यहाँ पर कौन सा आपका नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में आता है, तो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में बेसिकली हम देखते हैं आपके कार्नोट का मॉडल, जहाँ पर कि आपका कोई भी कोलिजन नहीं होता है दो फर्म्स के बीच में, ठीक है। अभी हमने देखा बस इसमें क्या करता है कि फर्म जो होता है राइवल फर्म के मूव को जान जाता है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर रिएक्ट करता है, ठीक है। किसमें, कुरनोट, मतलब आपकी कुरनोट मॉडल में, मतलब हम इसमें कुरनोट मॉडल, फिजी का मॉडल हो गया, चाहे स्टेकलबर्ग का मॉडल है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपका करता है कौन, जो अदर फॉर्म्स होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, नॉन कोलिजिव के अंतर्गत, जबकि प्राइस लीडरशिप, फेल्डर मॉडल एंड मार्केट जो है शेयरिंग मॉडल, ये आपके किस में आ जाते हैं, आपके कोलिजिव के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मॉडल ऑफ प्राइस लीडरशिप। यहाँ पर आपका कौन सा मॉडल आपका प्राइस लीडरशिप का नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि नौवे की कि कौन सा यहाँ पर मॉडल नहीं है प्राइस लीडरशिप का, तो सबसे बेस्ट जो आपका प्राइस लीडरशिप में आपका होता है वो बैरोमेट्रिक फॉर्म होता है, जिसमें कि ओल्डर फॉर्म डिसाइड करती है आपके प्राइस को। पर यहाँ पर अदर फर्म्स क्या होती हैं, आपकी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं कि उस प्राइस लीडरशिप को फॉलो करें, क्लियर। तो सबसे बेस्ट कहा जाता है बैरोमेट्रिक। पर इसके अगर टाइप्स की बात करें, तो कभी कभी लोअर फर्म जो कॉस्ट फर्म होती है वो प्राइस को डिटरमाइन करती है, और कभी कभी लार्जर फर्म भी डिसाइड करती है, ठीक है। तो लार्जर फर्म जब डिसाइड करती हैं तो वो उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्लियर। तो सबसे बेस्ट जो है आपकी बैरोमेट्रिक का माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन आपका, फर्स्ट प्राइस डिटरमाइंड बाय लो कॉस्ट फर्म, ये तो आपका होगा, प्राइस लीडरशिप में आता है ये। प्राइस डिटरमाइंड बाय जो है बैरोमेट्रिक फर्म, यानी आपकी ओल्डर फर्म जो होती है, जो मार्केट में बहुत दिनों से रहती है, वो डिसाइड करे। या फिर प्राइस डिसाइड बाय लार्ज एंड डोमिनेटिंग फर्म। डोमिनेटिंग फर्म का मतलब ये है कि जो 90% जो है मार्केट को कैप्चर करके रखे। तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव होता है इसमें, जो आपका छोटा फर्म होता है वो उस पॉलिसी को फॉलो करता है, मतलब आपके अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो बढ़ाता है, पर समटाइम्स उसके लिए ये लॉस का पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो छोटा फॉर्म है, मान लो कि वो प्राइस मतलब सॉरी प्रोडक्शन कर रहा है, और उसने अपने एक तो पहली बात उसके मार्केट शेयर में सिर्फ 10% है, अगर वो प्राइस बढ़ा देता है तो उसके और भी जो कस्टमर्स होते हैं वो भाग जाते हैं किधर की तरफ, जो आपके लार्जर फॉर्म है। तो ये थोड़ा सा लॉस का पॉइंट होता है किसके लिए, आपके जो लो कॉस्ट फॉर्म है, या फिर जो लोअर आउटपुट देती है वो वाली फॉर्म्स, या फिर जो जिनका कम डोमिनेंस होता है, क्लियर।
तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि बैरोमेट्रिक में आपको बता ही चुके हैं, लो फॉर कॉस्ट फर्म अगर डिटरमाइन करती हैं प्राइस तो वो कम प्राइस डिसाइड करती हैं। तो ये भी आपका ठीक है, पर सबसे बेस्ट आपका ओल्डर फर्म वाला होता है। क्लियर। पर अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो विच वन इज़ नॉट अ मॉडल ऑफ प्राइस लीडरशिप, कौन सा नहीं है, तो आपका प्राइजिंग कार्टल ये एक जो है आपका कोलूसिव होता है, इसमें कोलूड कर जाते हैं फर्म। ठीक है, जैसे आप ओपेक कंट्रीज़ को देखते हो, ठीक है, जहाँ पर पेट्रोलियम का वो एक तरीके से कार्टेल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपके प्राइस लीडरशिप में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका 10 क्वेश्चन तक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इफ़ द डिमांड कर्व इज किंग, व्हाट विल बी द शेप ऑफ मार्जिनल कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अगर हम देखो अब इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा किंग डिमांड है, देखो इस तरीके से, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये भी हमारा एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, अगर हम इस वाले को मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं समझने के लिए। अगर हम इस A1 को देखें तो अगर हम इसको पीछे ले जाए तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली ये तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया है ना यहाँ पर। अब इसके एस्पेक्ट से मार्जिनल रेवेन्यू बनाओगे तो ये तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू हुआ। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें जो AR2 है, ये तुम्हारा इसका हुआ, इसका जो है मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है दोनों के लिए, किंग डिमांड के लिए किस नेचर का है, ये आपका बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस नेचर का है। अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके से ये बनता है। ओके वेट, यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से, ये आपका होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू इसके लिए है। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू फॉर मार्जिनल रेवेन्यू 1, एवरेज रेवेन्यू 1 के लिए ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और ये आपके लिए ये 2 के लिए होता है, AR2 के लिए ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो किस नेचर का, देखिए टूट गया ना, इसके बीच में आपका MC आता है जिसको हम कभी लेक्चर में समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ये किस नेचर का, देखो टूटा हुआ है ना, तो डिसकंटिन्यूअस इन नेचर का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर्स, तो आप हमें इससे ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स के तौर पे देख सकते हैं। तो आप जो है हमें ज्वाइन करिए जल्द से जल्द और हमारे बैच को, और जल्द से जल्द जो है आप भी अपनी तैयारी को पूरी करें और आगे जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। क्लियर। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।